हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9 टू 12 ऑल सब्जेक्ट की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये चैप्टर 5 है जो हमारे कोर्स में दिया गया है। तो बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है जो कि बेसिक होता है बायोलॉजी का, और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ाने के लिए आज मैं आया हूँ आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ओके, तो यहां पर हमारे पास है ये हमारी टेक्स्ट बुक साइंस की, और उसके जो पहले पेज पे क्या चीजें दी गई हैं। यहां पे ये बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं। चलिए मैं आपको काफी बेसिक से पढ़ाता हूं। देखिए, जिस तरह से अगर हमें एक बिल्डिंग बनानी हो तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक छोटी सी ब्रिक लेते हैं या ईंट लेते हैं, और उसके साथ दूसरी ईंट जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरी ईंट जोड़ते हैं, फिर तीसरी ईंट जोड़ते हैं, और ऐसे करते करते हम क्या बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं। फिर वॉल के बनने से फिर क्या बन जाता है, एक रूम बन जाता है, और कई रूम के मिलने से एक फ्लोर बन जाता है, और फ्लोर के बाद फ्लोर बनाते जाते हैं तो एक पूरा बिल्डिंग बन जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी, ठीक है। तो जो ब्रिक हमने यहां पे देखी, वैसी ही ब्रिक हमारी बॉडी में क्या है, सेल है। क्या है, सेल। सेल क्या होती है, ये क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, और साथ साथ में फंक्शनल यूनिट भी है। ओके, किसकी, लाइफ की। ठीक है, तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये है आपका सेल का डेफिनेशन, और सेल को इससे बेटर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी सेल क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं उस ऑर्गेनिज्म की जिसे वो बना रही होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेल का जो साइज होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, तो हमें इसे देखने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे देखने के लिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और जिस पर हम क्या कर सकते हैं, टिश्यूज को यहां पर लगा करके यहां पर हम क्या करेंगे, टिश्यू रखेंगे, और यहां से या सेल रखेंगे, और सेल से हम इसको प्रॉपर माइक्रोस्कोप से हम इसको देख पाएंगे। टिश्यू क्या होता है वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल होता है, और वो सेल्स भी कैसी होती हैं, स्ट्रक्चर में सेम होती हैं, फंक्शन में सेम होती हैं, या डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट ग्रुप बना करके रहती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जो कि हम क्या करते हैं, सेल में पाते हैं, तो उनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या दिया गया है। जो सेल होती है सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। ओके, कॉर्क की एक स्लाइस है, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब आप बोलोगे सर ये कॉर्क क्या होता है, तो आइए मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कॉर्क होता क्या है। जो वाइन की बॉटल्स होती हैं, वाइन की जो बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है, यहां पर कॉर्क का यूज किया जाता है उनको बंद करने के लिए, सील करने के लिए। ठीक है, ये इसको एयर टाइट बनाने के लिए होता है। तो ये जो कॉर्क हमारे सामने आ रहा है, इसको जो है ओक के ट्री से, ओक का जो ट्री होता है उसकी बार्क से निकाला जाता है, और उस ओक के ट्री के जो बार्क होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम क्या बनाते हैं, कॉर्क। और सबसे पहले कॉर्क में ही क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने स्लाइस किया था उसको, और उसमें देखा था कि ये कुछ छोटी छोटी जो उनको वहां पे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स जो दिखाई दिए, उसको उन्होंने क्या बोला, सेल बोल दिया। क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। सेल का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम होता है, एक्चुअली स्मॉल रूम। ओके, तो यहां पे क्या है कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने फिर क्या किया,
ल्यूवेनहॉक ने 1665 में इंप्रूव किया माइक्रोस्कोप को और डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर फर्स्ट टाइम। मींस अब तक जो हमने कॉर्क सेल में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में से सेल जो अलग करके उन्होंने स्लाइस करके देखा था वो नॉन लिविंग सेल थी, मतलब डेड सेल थी। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 1674 में एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसमें से? पॉन्ड वाटर में से। उसके बाद क्योंकि तब तक जो है माइक्रोस्कोप काफी डेवलप हो चुके थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उन्होंने 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको एक्चुअली न्यूक्लियस क्या होता है या क्या चीजें हैं। जो सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, जहां जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेफ रखा होता है, दैट इज न्यूक्लियस। और परकिंजे ने 1839 में कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, मतलब सेल में जितना भी फ्लूइड होता है सब प्रोटोप्लाज्म में। उस प्रोटोप्लाज्म को किसने डिफाइन किया, कॉइन किया था, नेम 1839 में परकिंजे ने किया था। ठीक है, उसके बाद फिर दो बायोलॉजिस्ट आते हैं, स्लीडन एंड शॉन। उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी बताई। क्या बताई कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल दैट हैज द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बात उन्होंने कही क्या कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं उनकी बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, वो क्या होती है, सेल होती है। स्लीडन और शॉन ने बताया था 1839 एंड 1838 में। ठीक है, और उसके बाद इसी थ्योरी को और एक्सपेंड करके वॉशा ने क्या किया, 1855 में ये सजेस्ट किया, एक और लाइन ऐड की हमारे सेल थ्योरी में कि जो भी नई सेल होती है, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल बन रही है वो कभी ना कभी किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट हुई है। उनका ओरिजिनेशन जो है अचानक से नहीं हो गया है, कोई उनकी एंसेस्टर सेल थी या मदर सेल थी, उन्हीं से वो क्या हो गई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, फिर 1945 में जब पॉसिबल हो गया ऑब्जर्व करना इन चीजों को, तो उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स को भी हमने क्या किया, बाद में डिस्कवर किया। ओके, आइए सेल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेल के अकॉर्डिंग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो ये दो तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला है, जो पहला हमारा कैटेगरी है दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है मल्टीसेल्युलर। ओके, जो यूनिसेल्युलर होते हैं और जो मल्टीसेल्युलर होते हैं उनमें क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। यूनि मीन्स होता है वन, मतलब वन सेल होगी इनकी पूरी बॉडी में। एग्जांपल आप ले लो जैसे अमीबा। ओके, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी बॉडी में मल्टी मीन्स क्या होता है, मेनी, ढेर सारी सेल्स होंगी, मोर देन वन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, जैसे कि ह्यूमन या प्लांट, हायर प्लांट। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी सेलुलर के बहुत सारे एग्जांपल है, लॉयन कैट, जेब्रा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, जो ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और हमने उनके बारे में समझा। अब जो सेल्स होती हैं वो कई तरह की होती है। जैसे देखिए यहाँ पे वेरियस सेल्स दी गई हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। तो उनमें आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्मूथ मसल सेल जो है वो इस तरह से होती है, हमारी मसल सेल। ठीक है, कुछ इस तरह से इलोंगेटेड होती है और जो उसके दोनों एंड होते हैं वो टैपर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पॉइंटेड होते हैं। फिर ब्लड सेल आप देखिए, ब्लड सेल बिल्कुल डिस्क शेप की होती है। फिर आप देखो नर्व सेल का ये स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ओवम जो होता है वो आप देख ही रहे हो कि सर्कुलर है। ठीक है, बोन सेल ये हो गई हमारी, स्पर्म हो गई, और ये फैट सेल हो गई। ठीक है, काफी अलग अलग स्ट्रक्चर में ह्यूमन बॉडी में सेल पाई जाती है, मतलब एक ही तरह की सेल से हमारी बॉडी नहीं बनी है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं। अब जो हमारी सेल है उसके अंदर बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत तरीके के ऑर्गेनेल। तो है व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, सेल बनी किससे है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आइए इसको समझते हैं। सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या समझना होगा कि सेल के सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक ऑरेंज है,
क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज का सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा, वो उसका छिलका दिख रहा होगा ना, जिसको आप पील ऑफ करके निकाल देते हो। सेम वैसा ही सेल के चारों तरफ भी क्या होता है, एक कवरिंग होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है किसकी, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है, जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेपरेट करके रखती है। वो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अलग होता है, उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है या परमिट करती है किसी भी चीज के एंट्री या फिर एग्जिट को। जैसे अगर ऑक्सीजन बाहर निकल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना है तो यही अलाउ करेगी, और CO ऑक्सीजन को अंदर जाना है तो भी यही अलाउ करेगी, ठीक है। फिर ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये सेलेक्ट करती है कि इसके अंदर कौन जा सकता है, ये परमिट उसी को करेगी जिसको ये सेलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ओके। उसके बाद क्या है, ये जो मूवमेंट है फ्लूइड का, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या है, कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब अक्रॉस द सेल आते जाते हैं, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या करती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि इसका काम ये है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन यही होगा कि ये आउटर कवरिंग है, और आउटर कवरिंग के साथ साथ ये क्या करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सेलेक्ट करके चीजों को अंदर या बाहर आने जाने देगी, ठीक है। फिर आइए समझते हैं कि ये गैसेस जो अंदर बाहर जा रही हैं ये कैसे जाती हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स है, एक है ऑस्मोसिस, एक है डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिफ्यूजन है वो क्या करता है, तो डिफ्यूजन में यहाँ पे दिया गया है जैसे कि O2 enters the cell by the process of diffusion. When the level of concentration of O2 inside the cell decreases, thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell and external environment. O2 enter कब करेगी बॉडी के सेल बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस है डिफ्यूजन, और एंटर कब करेगी, जब लेवल या कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज। मतलब मान लो ये सेल बॉडी है और यहाँ पर O2 का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, और यहाँ पर O2 ऐसे लगा हुआ है ऐसा। तो जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगा, हमारी जो सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करेगी, अपने चैनल्स को ओपन करके अंदर की तरफ इनको जाने के लिए अलाउ कर देगी, और ये सब अंदर आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जिसका कंसंट्रेशन अंदर कम हुआ, बाहर से वो चीज मंगा लेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो उसको अंदर से बाहर की तरफ मूव करा देगी, जैसे कि CO2 को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगर मैं कहूं कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा, वाटर जो है ये भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब अगर वाटर ये चीजें फॉलो कर रहा है, मतलब कोई लिक्विड फॉलो कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन से ही वो जो है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। लेकिन लिक्विड या वाटर की जब बात आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या है कि वाटर ऐसे बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। बस जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वो अंदर से बाहर, और कंसंट्रेशन किसी चीज का कम हुआ तो बाहर से अंदर। अगर वो वाटर है तो ऑस्मोसिस बोलना वहां पे, ठीक है। अब बहुत सारे मीडियम में अगर हम सेल को रखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे मीडियम में सेल को रखने पर कैसा वो बिहेवियर करती है। तो देखिए सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हाइपोटोनिक, फिर है हाइपरटोनिक, और फिर एक और होता है दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूं आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। अगर मीडियम जो है सेल का, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीडियम सराउंडिंग द सेल हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे एक सेल है, ठीक, यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, ठीक, और इधर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। क्या है, बाहर है हायर कंसंट्रेशन और अंदर है लोअर कंसंट्रेशन। द सेल विल गेन वाटर। अब क्या होगा, जो सेल है वो बाहर से वाटर को गेन करना शुरू कर देगी,
ऐसे वाटर अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा और रिजल्ट में जो सेल छोटी सी थी वो क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी और काफी बड़ी हो जाएगी सेल। ठीक, जब सेल बड़ी हो जाएगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट ले लो आप और आप आ जाओ किस पर, हाइपरटोनिक पे, तो आपको यही कंडीशन जस्ट अपोजिट मिलेगी। कैसे, यहां पे क्या होगा, जो सेल होती है वहां इनसाइड द सेल हाई कंसंट्रेशन होगा, आउटसाइड द सेल लो कंसंट्रेशन होगा। तो अंदर से जो लिक्विड बाहर की तरफ भागेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल छोटी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी और इसीलिए इसको हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, यहां पर जो सेल है, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है, यहां पर जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन यहां भी, मतलब दोनों इक्वल है, ना तो कोई फ्लूइड सेल के अंदर से बाहर जा रहा है ना कोई फ्लूइड बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इन तीनों सॉल्यूशन की मदद से ही क्या होता है, किसी भी फ्लूइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर जाना डिसाइड किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि पहले सेल को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है। तो यहां पर है सेल, सेल दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुराना, क्या, प्रिमिटिव। और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। और यू मतलब होता है मॉडर्न और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। मींस ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो क्या हो, प्रिमिटिव हो, ऐसे खुला पड़ा हुआ हो, कोई उसके ऊपर क्या हो, ना तो कोई न्यूक्लियर इन्वेलप हो, ना तो उसका डिस्टिंक्टिव शेप हो कि ये न्यूक्लियस ही है, वो कहीं भी ऐसे खुला पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो सेल होती है इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ना बोल करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसी सेल्स का क्या, इनकी सेल की साइजेस बहुत छोटी होती हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया। ओके, आते हैं यूकैरियोट्स में। यहां पर क्या है, यहां न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, मतलब यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होती है, न्यूक्लियस के भी चारों तरफ पाई जाती है। ठीक, और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे एब्सेंट थे। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल न्यूक्लियर इन्वेलप है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूं मंकी ले लेता हूं, ठीक है, ह्यूमन ले लेता हूं, हायर प्लांट्स ले लेते हैं, सब में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जो हमारी प्लांट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। ठीक, अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में जो पहला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा प्लांट सेल, और यहां पे क्या हो जाएगा, एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे बड़ी चीज यहां पे क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जबकि यहां पे क्या पाई जाएगी, यहां पे पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, यहां पर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, प्लास्टिड, और जबकि यहां पर प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक, ये बेसिक चीजें। बाकी यहां पे स्मॉल वैक्यूल पाई जाएगी, और यहां पे कैसी पाई जाती है, लार्ज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं।
तो ये प्लांट सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गई। इसमें बेसिक डिफरेंस मैंने बताया, बाकी और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी एक बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे दिया गया, देखिए उसकी चारों तरफ सेल वॉल है, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं बोला जा रहा है, न्यूक्लियोइड बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्टेड होती हैं, डीएनए क्योंकि इसी के अंदर पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो है सबका यूनिक होता है, और डीएनए जो है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाया जा रहा है? यहां पे पाया जा रहा है आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या पाया जा रहा है? डीएनए, ठीक। और डीएनए मान लीजिए ऐसे डीएनए है आपका, डीएनए के जो यहाँ पे जो आपको जोन्स दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे जोन में कोई कोड यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे कोई कोड छुपा हुआ है, यहाँ पे कोई कोड, तो ये कोडिंग जोन जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन छुपी होती है, जैसे कोई फादर मदर की हेयर का टेक्सचर ले लें आप, जैसे कि मान लीजिए किसी के फादर का टेक्सचर करली हेयर का है, तो बच्चे के पास करली हेयर कैसे आते हैं? तो ये जीन्स की वजह से आते हैं। क्या आते हैं? जीन्स की वजह से। तो ये सारी जीन्स है। डीएनए का फुल फॉर्म आपने पढ़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, ठीक है, ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए चलते हैं आगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि साइटोप्लाज्म को लिटरली क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे? साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स होता है सेल, प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, मीन्स लिक्विड इनसाइड द सेल, लिक्विड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी लिक्विड हमारे सेल के अंदर है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और ये फ्लूइड कंटेंट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या करती है? कवर करके रखती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस दिया गया है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। इसकी साइज प्रोकैरियोटिक की बहुत छोटी और इसकी उससे बड़ी होती है। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? इट नॉट वेल डिफाइंड, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा, यहाँ मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए सेल ऑर्गेनेल पे चलते हैं, क्योंकि हमने सेल के बारे में अच्छे से जान लिया है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे एक बॉडी को काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनेल की ऑर्गन की जरूरत होती है। मुझे हाथ की जरूरत है, मुझे फेस की जरूरत है, इसमें आंखें हैं, बाकी चीजों की जरूरत है। वैसे सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो हमारी कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ER, ठीक है। ये ट्यूब के स्ट्रक्चर में होती है। क्या होती है? ट्यूब के स्ट्रक्चर में। तो जो ER होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है SER और एक होती है RER। अगर मैं इनको फुल फॉर्म आपको बताऊं तो ये होता है क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बनाऊं, मान लीजिए मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना दिया, और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सॉरी यहाँ पे मैंने बनाया, ये नहीं होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम्स, तो इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और अगर राइबोसोम्स नहीं है तो उनको हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये फ्यूचर में बाद में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज हो जाती है। ये स्टार्टिंग फेज है और ये एंडिंग फेज है, ठीक है। तो ये जो सेल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या करती है? तो ये क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम, और वही प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चर होता है ये इसी पे होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। तो क्या करता है? ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। SER जो है फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है, लिपिड बनाने में, ये सारे इंपॉर्टेंट काम यही करता है, ठीक है। और नई मेम्ब्रेन बनाने में भी काम आता है कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? कि प्रोटीन बनता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। और बाकी लिपिड फैट अगर बन रहा है तो उसको भी स्टोर करने का काम कौन करेगा? हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए एनिमल सेल के बारे में ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, RER, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस,
SCR और गोल्जी एपरेटस, सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं बेसिकली। और जो ऑर्गेनेल्स हैं हम उनके बारे में आइए समझते हैं, क्योंकि हमने ER के बारे में समझा। तो ER का जो फंक्शन है क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को, ठीक है, प्रोटीन जो इनमें बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या बिटवीन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ER also function as the cytoplasmic framework providing a surface of बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो ये क्या करती है, बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए सरफेस भी देती है, ठीक है। लीवर सेल में ऑफ द रीजन ग्रुप द एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट, SAR पे क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग द मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। और लीवर में जो हमारे वर्टिब्रेट की लीवर में अगर ये पाई जाती हैं तो वो क्या करती हैं, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिटॉक्सिफाइंग करना, बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए भी सरफेस प्रोवाइड करना, ये उनके बाकी एडिशनल फंक्शन भी हैं। लेकिन बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम है और वही क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्लांट सेल में आपको क्या खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल वॉल पाई जाएगी, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं थी, और यहाँ पे वैक्यूल आपको काफी बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। गोल्जी एपरेटस, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, एक चीज और मैं बता दूं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, इसको कैमिलो गोल्जी ने मतलब इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये बहुत सारे पाउच शेप के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड सैक होते हैं, ठीक। इनका काम क्या होता है, ये जो है किसी भी मटेरियल को अपनी पाउच के अंदर रखते हैं और उसको ले जा करके टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। कहां तक, टारगेट तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। इनका निकनेम दिया गया है कि क्या करने से, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है कि जो ट्रैफिक है उसको प्रॉपर वे में पहुंचाना बिना मिस किए। वैसा ही ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी यही करता है कि ये जो है अपनी जो मटेरियल्स को अपने अंदर रखा है उसको ले जाकर के टारगेट साइट तक पहुंचाएगा। और ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है। अब लाइसोसोम क्या होता है, ये जो है लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जो फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। और जैसे ही ये वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है हमारी सेल में, मतलब साफ सफाई का काम करता है। और ये वेल नोन ऑर्गेनेल है जो कि फॉरेन मटेरियल से क्या करता है, लड़ता है, और हमारी बॉडी को जैसे बैक्टीरिया ने अटैक किया तो हमारी सेल को बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है। अब इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। पहले जैसे मान लो एक बैक्टीरिया ने अटैक किया, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेगा, उसके बाद इसको पूरी तरह से डिस्पोज कर देता है, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल होती है वो बहुत रप्चर्ड हो जाती है या डैमेज हो जाती है और उसको फिर ठीक करना मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है और हमारी जो सेल है वो पूरी तरह से वहां से रिमूव हो जाती है जहां पे वो थी। इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं कि सेल के अंदर रह करके वहां पे फट जाता है और पूरी सेल को डाइजेस्ट करवा देता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या करती है, मेनली ये क्या करती है, केमिकल एक्टिविटी करके एनर्जी बनाती है। किसके फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी के फॉर्म में स्टोर करती है जो कि हमें कभी भी जरूरत पड़े हमारी सेल को तो उसको ये यूज कर सके। प्लास्टिड आ जाते हैं। प्लास्टिड हमारी प्लांट सेल में पाया जाता है, बहुत आसान है इसको पढ़ना। ये प्लास्टिड जो है कलरफुल होता है, अगर कलरफुल होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और अगर कलरलेस होता है तो उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि रूट में अगर कोई कलर नहीं हुआ ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा, और लीफ या फ्लावर में कलर है तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका काम है मेनली यहाँ पे क्लोरोफिल अगर है तो ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कराएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करा के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है और प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक। आगे चलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल को स्टोरेज सैक बोलते हैं। ये क्या करेगी, स्टोर करती है किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को हमारे सेल के अंदर, ठीक है, और ये 50 से 90% सेल का वॉल्यूम भी कवर करती है, ठीक है। आइए हमारा जो लास्ट टॉपिक है अब इसमें, हाँ, स्टोर क्या क्या करती है, प्रोटीन को स्टोर कर सकती है, ठीक, एमिनो एसिड, शुगर या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है उसमें सेल सैप भी पाया जाता है। तो अब हम सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, जैसा कि आपने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि लास्ट का जो लाइन था उसमें ये बोला गया था कि जो भी नई सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है। मतलब जो मदर सेल होगी वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और तभी नई सेल बनेगी। तो सेल डिवीजन एक्चुअली दो तरह का होता है। कैसा होता है, दो तरह का होता है। इसको मैं दो तरह का जो सेल डिवीजन है उसको पहला बोलते हैं माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस।
मियोसिस, ठीक है। तो जो मियोसिस होता है, जो मियोसिस होता है उस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? तो जो माइटोसिस होगा वो हमेशा सोमैटिक सेल में होगा। किस में होगा? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब हमारी बॉडी में जर्म सेल को छोड़ करके कोई भी सेल है सोमैटिक सेल बोलोगे। और मियोसिस किस में होता है? तो बच्चा जर्म सेल, तो जर्म सेल में होगा, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल में सेल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस बोलोगे, और जो जर्म सेल में हो रहा है उसको मियोसिस बोलोगे, ठीक है। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी की सभी सेल्स को कहते हैं एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है आपको पता है? मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, यही दो क्या है आपके मियोसिस में जर्म सेल्स हैं, और बाकी सारी माइटोसिस करने वाली हैं, ठीक है। अगर सेल में हमें बॉडी में क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, तो क्या होगा वहां पे? माइटोसिस काम आएगा, ठीक। गैमीट का फॉर्मेशन करना है तो वहां पे मियोसिस काम आएगा। और एक चीज, जो माइटोसिस होता है, जो माइटोसिस होता है इसके रिजल्ट में आपको कितनी सेल्स मिलने वाली हैं? 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। और जो मियोसिस है इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाली है? 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। और एक चीज, जो माइटोसिस होता है यहां पर जो मदर सेल है और जो डॉटर सेल है इसमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कहां पाया जाएगा क्रोमोसोम्स? न्यूक्लियस में। मैंने पढ़ाया है आपको न्यूक्लियस का पार्ट। और जो यहां पे है मियोसिस, इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर होता है क्या होता है? हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इज जस्ट हाफ एज मदर सेल, ठीक है। डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। आइए डायग्राम से समझते हैं। यह है आपका डायग्राम। माइटोसिस में क्या होता है? आपको 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल दिखाई दे रही हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मदर सेल में वही आपको डॉटर सेल में दिखाई दे रहा है। तो ये माइटोसिस है, ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है हमारे सोमैटिक सेल में। और जो मियोसिस है ये किस में हो रहा है? हमारी जर्म सेल में हो रहा है। किसमें? जर्म सेल में। और यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? जस्ट हाफ हो जाता है। और जो डॉटर सेल है वो कितनी बन रही है? 4। क्रोमोसोम नंबर यहां पे 4 था, यहां पे 2 हो गया है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम एक सेल में होते हैं। तो यहां पर 46, अगर माइटोसिस हो रहा है तो 46 मदर सेल में भी, 46 डॉटर सेल में भी। और जर्म सेल में अगर मियोसिस हो रहा है तो यहां पर अगर जो 46 है अगर किसी सेल में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 23 एंड 23, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जस्ट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, ठीक। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सो गाइस, हमने यहां पे सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।